Hello, good morning. Today I will start a new topic of the same unit, unit first. The topic is relativistic addition of velocity. लेकिन उसके पहले relativistic addition of velocity शुरू करने के पहले मैं एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आपको टाइम डायलेशन के बारे में देना चाहूँगा। दो भाई हैं, सगे भाई हैं, ट्विन ब्रदर्स हैं, जुड़वा हैं। मैं अभी लिख भी दे रहा हूँ उसको, पहले आपको बता दूं क्या प्रश्न है। दोनों की उम्र जब 15 साल हो जाती है, नाम है उनके मोहन और सोहन, तो दे डिसाइडेड कि सोहन को स्पेस फ्लाइट पे जाना चाहिए फॉर ए लॉन्ग पीरियड, और कॉन्सिक्वेंटली सोहन जो है स्पेस फ्लाइट पे विथ ए वेलोसिटी ऑफ 0.8 c चला गया और लौटा 6 साल बाद। तो बताना है आपको कि व्हेन दे रिटर्न बैक, व्हेन सोहन केम बैक, what is the ages of Mohan and Sohan? So Mohan and Sohan are twin brothers. Twin brothers at the age of 15, मतलब दोनों की उम्र जब 15 साल हो गई, at the age of 15 they decided that Sohan should go, one of them, मोहन और सोहन, सोहन को दोनों ने तय किया कि सोहन should go on a space flight using a spaceship, using a spaceship, moving with a velocity, moving with a velocity 0.8 c, 0.8 c। तो दोनों तय करते हैं मिलकर के, दोनों ट्विन ब्रदर्स हैं, 15 साल की उम्र पे दोनों ने डिसाइड किया कि एक भाई सोहन स्पेस फ्लाइट पे जाना चाहिए यूजिंग ए स्पेसशिप, ऐसे स्पेसशिप की सहायता से जो 0.8 c की स्पीड से चल रही। हालांकि ये संभव नहीं है, फिर कोई स्पेसशिप 0.8 c से नहीं चल सकती है, लेकिन माना जाए ऐसी स्थिति है तो इससे जाता है। देन सोहन returned back after 6 years, after 6 years, और सोहन जो है बहुत दिनों तक स्पेस यात्रा पे रहा और 6 साल बाद लौटता है। तो बताना है what will be the ages of, what will be the ages of मोहन एंड सोहन, मोहन एंड सोहन। मैं फिर प्रश्न को आपको एक्सप्लेन कर दूं। मोहन और सोहन ट्विन ब्रदर्स हैं। 15 साल की उम्र में वो तय करते हैं कि सोहन को स्पेस फ्लाइट पे जाना चाहिए यूजिंग ए स्पेस शिप व्हिच इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 0.8 c, और
सोहन गया और बहुत दिनों तक स्पेस में रह गया। 6 साल बाद लौटता है, और जब लौटता है तो बताना है कि उस समय मोहन और सोहन की उम्र कितनी हो। ये प्रश्न कुछ ऐसा ही है जैसे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में आपने एक ट्रेन के बारे में कंसीडर किया था जो एक टनल से गुजर रही थी। तो उस समय ट्रेन की लंबाई और टनल की लंबाई आपने देखा बदलती रहती है, डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कौन है। तो उसी तरह से इसको देखा जाए, इसका उत्तर क्या आएगा? मोहन की उम्र ऑब्वियसली ये 6 साल बाद लौटेगा, तो मोहन की उम्र विल बी डिसाइडेड कि ये 6 साल बाद लौटेगा तब कितना होगा। लेकिन एज ऑफ सोहन, जो उत्तर आपको देना है, एज ऑफ सोहन 15 साल का था, 6 साल स्पेस में गुजारा, इसका कुल उम्र हो जाएगा 21 ईयर्स। बात ये स्पष्ट है, बिल्कुल सीधा सा है। 15 साल का था और 6 साल स्पेस में गुजारा, लौट आया तो उसकी उम्र हो गई 15 + 6 दैट इज इक्वल टू 21 ईयर्स। लेकिन सोहन की उम्र को निकालने के लिए, सोहन की उम्र तो ये हो गई, मोहन की उम्र निकालने के लिए हमको टाइम डायलेशन सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। 0.8c की वेलोसिटी से चल रहा है और सोहन का कुल समय है 6 साल, इसलिए मोहन के लिए वो समय कितना होगा, ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए वो समय कितना होगा? तो फॉर द एज ऑफ मोहन, फॉर द एज ऑफ मोहन we have to use the time dilation formulation. T is equal to T dash divided by square root 1 minus b square by c square. मैं फिर स्पष्ट कर दूं कि मोहन घर पे रह जाता है, मोहन ग्राउंड ऑब्जर्वर है, मोहन ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए समय कितने बीतेगा वो टी है। सोहन जो स्पेसशिप पे गया 0.8c की स्पीड से 6 साल बिताया, तो इसलिए उसकी उम्र तो 21 साल हो गई, लेकिन मोहन की उम्र कितनी होगी वो इस सूत्र की सहायता से निकाला जा सकेगा। T is the time corresponding to मोहन, T dash is the time corresponding to सोहन, the value for V is equal to 0.8c रख दीजिए। T dash it is equal to 6 years given, V is equal to 0.8c it is given, वैल्यू रखिए इसमें, तो T is equal to 6 years, मैं ईयर्स में ही निकालता हूं, स्क्वायर रूट 1 माइनस V की वैल्यू 0.8c डिवाइडेड बाई c, v स्क्वायर बाई c स्क्वायर होल स्क्वायर, c cancels, and you know the value for this comes out to be equal to 0.6, so 6 divided by 0.6 that is equal to 10 years. तब देख लिए सोहन के लिए वो उम्र है केवल 6 साल, सोहन की उम्र 6 साल बढ़ गई, 15 + 6 इट इज इक्वल टू 21 ईयर्स। लेकिन मोहन के लिए वह 6 साल का समय, 6 ईयर्स का समय मोहन के लिए 10 साल का समय दिखेगा, एंड देयर बाय द एज ऑफ मोहन, एज ऑफ मोहन, एज ऑफ मोहन 15 साल पे उसका भाई उससे डिपार्ट किया, दूर गया, और इसके हिसाब से 10 साल बाद लौटा, तो इसलिए इसकी उम्र हो गई 25 ईयर्स। तो मैं फिर से इसको रिपीट कर दूं, मोहन और सोहन ट्विन ब्रदर्स हैं। 15 साल की उम्र पे दोनों ने तय किया कि सोहन को स्पेस फ्लाइट पे जाना चाहिए। ऐसे स्पेसशिप का प्रयोग किया जो 0.8c की स्पीड से चल रही थी, और सोहन ने स्पेस में 6 वर्ष गुजारा, 6 वर्ष बाद लौट आया।
बताना है आपको, जब वो लौटता है सोहन, तो उस समय मोहन और सोहन की आयु कितनी होगी। तो आपने देखा, सोहन तो 6 साल बाद गया, लौटा, 15 साल पे स्टार्ट किया, 6 साल पर लौटा, उसकी उम्र हो गई 21 साल। लेकिन मोहन जो घर पे रह जा रहा है, ही बिकेम अज ए ग्राउंड ऑब्जर्वर, और सोहन जो है मूविंग ऑब्जर्वर है। तो टी डैश इज इक्वल टू 6 years, v इज इक्वल टू 0.8c। तो टाइम करेस्पॉन्डिंग टू मोहन एलैप्स्ड, टाइम वो आएगा 10 साल। मोहन के संदर्भ में 10 साल बीत गया, इसलिए मोहन की उम्र जो हो गई 15 + 10 इट इज इक्वल टू 25 years। तो जब सोहन घर पे लौटा तो पता चला सोहन की उम्र तो 21 साल है और मोहन की उम्र जो है 25 साल हो गई, जबकि दोनों ट्विन ब्रदर्स थे, दोनों में 4 साल का अंतर आ गया। मोहन बड़ा भाई हो गया और सोहन छोटा भाई हो गया, जबकि दोनों ट्विन ब्रदर्स हैं। तो ये टाइम डायलेशन का ये प्रभाव होता है, और ये इसे यहाँ इस तरह से इस एग्जाम्पल के थ्रू नोटिस कर सकते हैं। इस संदर्भ में एक कथा भी आपको सुना दें। देवासुर संग्राम हो रहा था, इंद्र को लगा कि मैं हार जाऊंगा, तो उसने, महाभारत काल था, अर्जुन बहुत बड़ा धनुर्धर था, तो उसने युधिष्ठिर से रिक्वेस्ट किया कि अपने भाई अर्जुन को हमारी सहायता के लिए भेज दीजिए। अर्जुन गए, प्रॉबेबली विद द वेलोसिटी कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट गए, वहां पहुंचे, युद्ध किए, वहां रहे, और युद्ध करने के बाद जीत गए, इंद्र की विजय हुई, और अर्जुन फिर उसी वेलोसिटी से लौट आए। अर्जुन जब लौटे तो घटना बताई, युधिष्ठिर ने उनको पीठ थपथपाया कि बड़ा अच्छा काम किया। तो अर्जुन ने कहा, भैया केवल 1 हफ्ते बीते हैं। तो युधिष्ठिर ने कहा, क्या बकवास करते हो, तुम उधर इंद्र के पास गए तो तुम्हारा दिमाग गड़बड़ हो गया, केवल 7 दिन बीता है क्या? यहाँ तो 10 दिन बीत गया, तुम 10 दिन के बाद लौटे हो। तो ये कथानक महाभारत में आती हुई है, और आती है तो देखो शायद उन लोगों को मालूम रहा होगा इस तरह की परिस्थितियों को। जो स्पेस में गया और आया उसके लिए तो 21 साल, 6 साल केवल बीता, और जो घर पे रह गया, युधिष्ठिर घर पर रह गए थे, तो उनके लिए ज्यादा समय बीत गया। तो इस तरह से युधिष्ठिर का जो समय था वो अधिक था, और जो अर्जुन का समय था वो कम था। उस कथानक को इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं। मुझे नहीं मालूम कि उन लोगों को ये टेक्निक पता थी कि नहीं पता थी, लेकिन इस तरह का एक रेफरेंस आता है। नाउ लेट मी स्टार्ट विथ relativistic addition। relativistic addition relativistic addition of velocities relativistic addition of velocities, इसके बारे में मैं आपको बताऊं। कुछ उस तरह का है, जैसे आप जानते हो रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी जब निकालते हो क्लासिकल मैकेनिक्स में, दो वेहिकल यदि एक तरफ चल रही हो, एक ही गति हो, तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाती है। अलग अलग गति से चल रहे हैं तो एक में से दूसरे को घटा लिया जाता है, और दोनों यदि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हों तो एक में दूसरे को ऐड कर दिया जाता है, ये स्थिति बनती है। ऐसे ही जब हम ऐसे वेलोसिटी को कंसीडर करते हैं which becomes comparable to the velocity of light, तो उस समय ये एडिशन किस तरह का होगा? ऐसे ही होगा जैसे क्लासिकली होता है, या इससे अलग हट करके होगा? इस परिस्थिति में when v becomes comparable to the velocity of light but less than c, तो उसको हम रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटीज के अंतर्गत जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ परिस्थिति कुछ इस तरह की है कि अब तक दो ऑब्जर्वर के बारे में हम पढ़ते रहे। एक ग्राउंड ऑब्जर्वर जो रेस्ट पे होता है, एक मूविंग ऑब्जर्वर जो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर मूव करता है। स्पेसिफिकली ग्राउंड ऑब्जर्वर यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अटैच्ड है, ग्राउंड ऑब्जर्वर यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अटैच्ड है, जो v वेलोसिटी से एक्स एक्सिस के लॉन्ग चल रहा है।
यहां पर एक तीसरा ऑब्जेक्ट और आ जा रहा है। आप हो, आपका दोस्त मोटरसाइकिल से चल रहा है और ऊपर से एक जहाज उड़ता हुआ चला जा रहा है। तो वी हैव नाउ थ्री थिंग्स, द ग्राउंड ऑब्जर्वर, यू, द मूविंग ऑब्जर्वर, योर फ्रेंड मूविंग विद द बाइक। लेकिन ध्यान रखना, ये बाइक की स्पीड कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट है। एंड थर्ड इज द एरोप्लेन विच इज फ्लाइंग एंड गोइंग इन सम डायरेक्शन। तो तीन चीजें अब हो गई, एक ग्राउंड ऑब्जर्वर, एक मूविंग ऑब्जर्वर और एक मूविंग ऑब्जेक्ट। एरोप्लेन की जगह पे हम कहेंगे उसको मूविंग ऑब्जेक्ट। तो मूविंग ऑब्जर्वर है, ग्राउंड ऑब्जर्वर है और मूविंग ऑब्जेक्ट है। मैं इसको पहले ऐसे एक्सप्लेन कर दूं, फिर डिटेल इसके आप देख लीजिएगा। ए ऑब्जर्वर है, कौन सा ऑब्जर्वर है मैं डिफाइन कर दूं। ए इज द ग्राउंड ऑब्जर्वर, ग्राउंड ऑब्जर्वर। फिर मैथमेटिक्स तो बहुत आसानी से कर दोगे, एक बार चीजों को समझ लो। ग्राउंड ऑब्जर्वर, हु इज एट रेस्ट, हु इज एट रेस्ट। यस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से संबंधित कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिखूंगा हुआ, इसलिए थोड़ी सी जगह छोड़ देता हूं। देयर इज ए बी, अनदर ऑब्जर्वर, ही इज द मूविंग ऑब्जर्वर, मूविंग ऑब्जर्वर। आपका मित्र जो बाईसाइकिल से चल रहा है, बाइसिकल से चल रहा है, तो मूविंग ऑब्जर्वर, मूविंग विद द वेलोसिटी v, मूविंग विथ द वेलोसिटी v with respect to a। ग्राउंड ऑब्जर्वर के संदर्भ में v वेलोसिटी से चल रहा है और v मींस कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में हम विचार ही करते हैं। तो एक हो गया ग्राउंड ऑब्जर्वर जिसको आपने ए कहा, एक हो गया मूविंग ऑब्जर्वर, मूविंग विद द वेलोसिटी v विथ रिस्पेक्ट टू ए, उसको आपने बी कहा। एंड सी, देयर इज ए मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट, एरोप्लेन जो आपके ऊपर से गुजर रहा है। तो तीन चीजें हो गई, द ग्राउंड ऑब्जर्वर जो रुका हुआ है, स्टैटिक है, बी मूविंग ऑब्जर्वर जो कांस्टेंट वेलोसिटी v से चल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर, और एक सी है मूविंग ऑब्जेक्ट। अब उस उड़ते हुए हवाई जहाज को ग्राउंड ऑब्जर्वर भी देखेगा, मूविंग ऑब्जर्वर भी देखेगा, और इसमें से किसी को आप मूविंग ऑब्जेक्ट कर सकते हो, किसी को मूविंग ऑब्जर्वर कर सकते हो। दोनों चल रहे हैं, मूविंग ऑब्जर्वर भी कांस्टेंट वेलोसिटी v से चल रहा है, हवाई जहाज भी अपनी स्पीड से उड़ता हुआ जा रहा है। अब मान लीजिए कि हवाई जहाज की स्पीड भी कांस्टेंट है, तो किसी को मूविंग ऑब्जर्वर, किसी को मूविंग ऑब्जेक्ट कह सकते हो। लेकिन पहले चीजें समझ लो तो आपको स्पष्ट आ जाएगा कैसे हम चेंज कर ले रहे हैं। ग्राउंड ऑब्जर्वर तो फिक्स्ड होगा क्योंकि ये रेस्ट पे है, ये चल नहीं रहा है, ये रुका हुआ है। ग्राउंड ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा, आप क्या देखोगे, उड़ते हुए जहाज किस गति से जा रहा है आप देखेंगे। जो मोटरसाइकिल से आपका मित्र जा रहा है वह भी उड़ते हुए जहाज को देखेगा और उसको किस वेलोसिटी से चल रहा है वो नोटिस करेगा। हम क्लासिकल मैकेनिक्स में रहें, क्लासिकल डोमेन में रहें, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत काम करें, तो दोनों वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एक ही आएगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ वेलोसिटी अलग अलग दिखेगी, मुझे हवाई जहाज की वेलोसिटी कुछ अलग दिखेगी सी की, और बी मूविंग ऑब्जर्वर को स्पीड कुछ अलग दिखेगी। ये ऐसा आता है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में तो एक ही दिखेगा, लेकिन लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में ये बदल जाता है। तो देखिए ए क्या क्या देखेगा, पहली चीज देखेगा द वेलोसिटी v,
the velocity v of moving observer द वेलोसिटी v ऑफ मूविंग ऑब्जर्वर, बाइक वाला किस गति से जा रहा है उसको देखेगा पहली बात। ग्राउंड ऑब्जर्वर हवाई जहाज को भी देखेगा। तो द वेलोसिटी u of moving object दो चीजें ये देखेगा और बड़ा स्पष्ट भी है ग्राउंड ऑब्जर्वर को कि आपका मित्र हवाई मोटरसाइकिल से जा रहा है तो आप मोटरसाइकिल की स्पीड देखोगे। आप ये भी देखोगे आपके ऊपर से एक हवाई जहाज उड़ता जा रहा है तो उसकी भी स्पीड कितनी आएगी उसे आप देखेंगे। और माना ग्राउंड ऑब्जर्वर के नजरिए से उसकी एरोप्लेन मूविंग ऑब्जेक्ट सी की वेलोसिटी कितनी है, मूविंग ऑब्जेक्ट एरोप्लेन सी की वेलोसिटी कितनी है वो है u। बी क्या देखेगा, बी केवल उस उड़ते हुए जहाज को देखेगा। तो ये केवल एक ही चीज देखेगा, द वेलोसिटी u dash of moving object c, द वेलोसिटी u डैश ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट c। और मैं पुनः जो उदाहरण दिया उससे एक्सप्लेन कर दूं। आप हो ग्राउंड ऑब्जर्वर, आपका मित्र मोटरसाइकिल से जा रहा है मूविंग ऑब्जर्वर विद द वेलोसिटी v, और एक मूविंग ऑब्जेक्ट हवाई जहाज उड़ता हुआ जा रहा है। उस उड़ते हुए हवाई जहाज को आप भी देखोगे, मोटरसाइकिल पे जो आपका मित्र चल रहा है वो भी देखेगा। तो वही बात मैंने फिर यहां लिख दी। आपको क्या दिखेगा ग्राउंड ऑब्जर्वर को, द वेलोसिटी v ऑफ मूविंग ऑब्जर्वर, ये भी स्पष्ट कर लो। मूविंग ऑब्जर्वर कौन है, b, द वेलोसिटी v ऑफ मूविंग ऑब्जर्वर b, द वेलोसिटी u ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट c, अपने मोटरसाइकिल वाले की कितनी वेलोसिटी है उसको देखेगा, उड़ता हुआ हवाई जहाज की वेलोसिटी कितनी है उसको देखेगा। मूविंग ऑब्जर्वर को क्या दिखाई देगा, जो v वेलोसिटी से चल रहा है मोटरसाइकिल वाला वह केवल हवाई जहाज को देखेगा, मूविंग ऑब्जेक्ट सी को देखेगा और उसकी वेलोसिटी उसको u डैश प्रतीत होती है। मैंने u और u डैश क्यों लिया, क्योंकि देखो a इज एसोसिएटेड विद द s फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और मैंने शुरू से कहा है आपसे जब s फ्रेम कहा जाए तो उसके पैरामीटर्स x y z t लिखे जाएंगे। जब s डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाए तो उसके पैरामीटर्स x डैश y डैश z डैश t डैश लिखे जाएंगे। इसलिए ये मूविंग ऑब्जर्वर है, एसोसिएटेड विद द s डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसलिए इसके द्वारा ऑब्जर्व्ड वेलोसिटी, द वेलोसिटी u डैश हमने लिखा, u डैश लिखने से ही स्पष्ट हो गया ये मूविंग ऑब्जर्वर से रिलेटेड है। u लिखने से स्पष्ट हो गया कि ये ग्राउंड ऑब्जर्वर से एसोसिएटेड है और इसीलिए u और u डैश का प्रयोग किया गया। तो मुझे लगता है थीम आपको स्पष्ट हो गया। अब हमको निकालना है तीन पैरामीटर आ गए, v, u और u डैश। v, u और u डैश में क्या संबंध होगा, ड्यूरिंग लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग 4 डायमेंशनल स्पेस, इसी के बीच में संबंध स्थापित करना है और उस संबंध को स्थापित करने के लिए हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का प्रयोग करेंगे। मुझे लगता है स्पष्ट है। इसको रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटीज कहते हैं। रिलेटिविस्टिक इसलिए कि रिलेटिविस्टिक कंसीडरेशन जब हम करते हैं तो वेलोसिटी का एडिशन किस तरह से हो पाता है। तो ग्राउंड ऑब्जर्वर को मूविंग ऑब्जेक्ट सी जहाज की वेलोसिटी u दिखाई देती है, मूविंग ऑब्जर्वर को जहाज की वेलोसिटी u डैश दिखाई देती है। वी हैव नाउ थ्री पैरामीटर्स, v मूविंग ऑब्जर्वर की वेलोसिटी, u मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सीन बाय ग्राउंड ऑब्जर्वर, एंड u डैश मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सीन बाय द मूविंग ऑब्जर्वर, और इन्हीं तीनों के बीच में संबंध स्थापित करना है। अब आपको स्पष्ट होगा, दो चीजें चल रही,
आपका मोटरसाइकिल वाला भी चल रहा है, हवाई जहाज भी चल रहा है। तो मूविंग ऑब्जर्वर आपने मोटरसाइकिल वाले को मान लिया, तो मूविंग ऑब्जेक्ट सी हो गया, हवाई जहाज हो गया। सी को ही आपने मूविंग ऑब्जर्वर मान लिया, तो बी जो हो जाएगा मूविंग ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये मैं कह रहा था, बी और सी की पोजीशन चेंज कर सकते हो, दोनों चल रहे हैं। एक को आपने मूविंग ऑब्जर्वर माना तो दूसरा आप मूविंग ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सी को आपने मूविंग ऑब्जर्वर माना तो बी जो है मूविंग ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ग्राउंड ऑब्जर्वर तो फिक्स है, ग्राउंड ऑब्जर्वर स्टेटिक है, इसलिए उसके में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो इस तरह से ये थीम है, और इसकी सहायता से फिर हम देखने का प्रयास करेंगे कि रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटीज कैसे हो पाता है। और इस इंट्रोडक्शन के उपरांत जिस तरह से मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है, किताबों में ऐसा आपको मिलेगा नहीं, तो जिस तरह से इंट्रोड्यूस कर दिया है, मुझे लगता है अब मैथमेटिकल डिटेल समझने में आपको आसानी होगी। मूविंग ग्राउंड ऑब्जर्वर को वेलोसिटी इसकी दिखाई देती है यू। यू की वेलोसिटी यदि कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखें तो यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब यू से परिचित हो, यू क्या है बोलो, यू क्या है? यू इज द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व्ड बाय, और चूंकि यू लिखा है तो ग्राउंड ऑब्जर्वर। यू डैश मैं लिख दूंगा तो उसका क्या अर्थ होगा? द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व्ड बाय द मूविंग ऑब्जर्वर। तो यू और यू डैश में अंतर है, जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है। यू डैश जब लिखा जाए तो मूविंग ऑब्जर्वर उसको ऑब्जर्व करेगा, यू जब लिखा जाए तो वो ग्राउंड ऑब्जर्वर करेगा। तो यदि ग्राउंड ऑब्जर्वर द्वारा जो वेलोसिटी यू पाई गई, यदि कंपोनेंट के फॉर्म में लिखें तो दिस इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर, एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व्ड बाय ग्राउंड ऑब्जर्वर प्लस यू आई स्क्वायर, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से तुम जानते हो, प्लस यू जेड स्क्वायर इज द वैल्यू फॉर द यू, जो वहां पर इंट्रोड्यूस किया गया इन इट्स कंपोनेंट्स फॉर यू डैश। तो देखो फिर मैं एक बार स्पष्ट कर दूं, यू लिखा तो इसका मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऑब्जर्व्ड बाय ग्राउंड ऑब्जर्वर, क्योंकि यू लिखा गया है। यू डैश is the velocity of the moving object observed by the moving observer। स्पष्ट है? ठीक। तो u डैश की वैल्यू बोलो, कंपोनेंट्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इट इज स्क्वायर रूट ऑफ यू एक्स डैश स्क्वायर प्लस यू वाई डैश स्क्वायर प्लस यू जेड डैश स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब ये यू एक्स की वैल्यू, यू आई की वैल्यू, यू जेड की वैल्यू, या यू एक्स डैश, यू वाई डैश, यू जेड डैश की वैल्यू कितनी आएगी? तो हम यू एक्स की वैल्यू पहले लिखते हैं, यू एक्स इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। हाउ द एक्स कंपोनेंट इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन एस फ्रेम ऑफ डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर, यू वाई इट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी, यू जेड इट इज इक्वल टू डी जेड बाई डी टी। फिर तो आसान हो जाता है, लिख लोगे अपने आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे ये जो कंपोनेंट हमने लिखा यू एक्स डैश इट इज इक्वल टू डी एक्स डैश, यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बाई डी टी डैश इज द वैल्यू फॉर यू एक्स डैश। यू आई डैश की बोलो वैल्यू कितनी आएगी? इट इज डी वाई डैश बाई डी टी डैश and uz dash, its value will become equal to dz dash by dt dash। ये इनकी वैल्यूज हुई। ux यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस बाय ग्राउंड ऑब्जर्वर, उसके लिए वेलोसिटी ऐसे डिफाइन करोगे, वेलोसिटी कंपोनेंट u डैश इज द वेलोसिटी ऑब्जर्व्ड बाय द मूविंग ऑब्जर्वर, यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो उसके वेलोसिटी कंपोनेंट को इस तरह से एक्सप्रेस किया जाएगा। Now let me use inverse Lorentz transformation equations।
और इनवर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस के अनुसार यूजिंग इनवर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। अब ये आप समझ चुके हो, इसलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अरे भैया हिल गया हो, ये मैं मिटा दे रहा हूं। ओके, तो यूजिंग लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, इनका प्रयोग किया जाए तो बताइए इनवर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होता है? कोई बताएगा? चलो लिखो, x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस बी टी डैश डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। और फिर देखो, ये कोई जरूरी नहीं कि हम इनवर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से ही प्रोसीड करें। हम लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से भी इसी तरह से डेवलप कर सकते हैं। चूंकि इनवर्स फॉर्म का यूज किया तो इसी को कर लो, y is equal to y dash since it is moving along x axis, z is equal to z dash and t is equal to, बताइए, t is equal to t dash plus bx dash by c square whole divided by square root 1 minus 4 equations, 1 minus b square by 4 c square। और ये 4 इक्वेशंस हैं, 4 इक्वेशंस हैं, सेट ऑफ इक्वेशंस विच आर द इनवर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। अब मान लीजिए इसमें एक स्मॉल वेरिएशन in coordinate in time taking place. So for a small variation, x changes to dx and dx is equal to dx dash plus v dt dash whole divided by square root 1 minus v square by c square। x में जो भी परिवर्तन होगा वो x डैश में परिवर्तन के कारण और t डैश में परिवर्तन के कारण आएगा, जिसको आपने यहां लिख लिया। dy it is equal to dy dash dz it is equal to dz dash and dt टाइम में परिवर्तन यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में t डैश और x डैश के परिवर्तन के कारण आएगा। तो dt डैश प्लस v बाई सी स्क्वायर dx डैश डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। एक बार थीम समझ लिए तो फिर मैथमेटिकल डिटेल्स तो बहुत आसान है, बड़े आसानी से इसको समझा जा सकता है। तो दीज आर द स्मॉल वेरिएशंस इन द वैल्यू ऑफ x, y, z एंड t। इनकी सहायता से हम dx बाई dt की वैल्यू निकाल सकते हैं, dx बाई dt एंड द वैल्यू फॉर dx बाई dt जब निकालोगे तो देखो डिनोमिनेटर कॉमन है, इट विल कैंसिल and we'll be getting dx dash plus b dt dash whole divided by denominator कट गया dt dash, dt की वैल्यू from here numerator will come in the denominator plus b by c square dx dash। So from these we get the value for dx divided by dt, dx by dt और dx by dt की वैल्यू आ गई। डिनोमिनेटर कैंसिल करेगा, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा और वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। dx by dt की वैल्यू डिफाइंड है, dx by dt नथिंग बट ux, तो ux की वैल्यू आपको मिल गई। लेकिन इधर अभी डिफाइंड नहीं है, तो इसको डिफाइन करने के लिए ऐसा कर लो, लेट अस डिवाइड बाई dt dash in the numerator and denominator, so this becomes dx dash
बाई डी टी डैश प्लस v डिवाइडेड बाई डी टी डैश से भाग दे दिया तो 1 प्लस v बाई सी स्क्वायर डी एक्स डैश बाई डी टी डैश. Let us divide by dt dash both in the numerator and denominator. डिवाइड करने के बाद आपको dx डैश बाई dt डैश प्लस v 1 प्लस v बाई सी स्क्वायर dx डैश बाई dt डैश मिलेगा. और dx डैश बाई dt डैश की वैल्यू you know it is ux dash, so write it as ux dash. ux it is ux dash, या फिर हम dx बाई dt की वैल्यू भी लिखना चाहेंगे तो इसलिए हम इस इक्वेशन से फिर यहां प्रयोग कर लेते हैं. वैल्यू यू नो अभी लिखना ही शुरू किया था. dx by dt left hand side is ux, it is equal to the right hand side dx dash by dt dash ux dash plus v divided by 1 plus v ux dash by c square. So this is the one equation we get, and in this way the x component of u, the x component of u dash, they are and v, they are related through this equation. तीन ही कंपोनेंट्स थे, मैंने बताया था v, u and u dash, उनके x कंपोनेंट को इस तरह से रिलेट किया जा सकता है. So we get a transformation equation or relative addition of velocity as far as the x components are concerned. इस ढंग से इसको हम कर सकते हैं. y कंपोनेंट को रिलेट करने के लिए dy में dt का भाग दो, डिवाइड करो dy बाई dt. अब dy बाई dt करते समय देखिए डिनोमिनेटर कटेगा नहीं, तो वी गेट dy डैश, और ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय dt dash, numerator will come in the denominator, dt dash plus b by c square dx dash. स्पष्ट है? dy by dt you do dy dash in the numerator, ये चला जाएगा न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और ये डिनोमिनेटर में आएगा dt डैश प्लस v बाई सी स्क्वायर dx डैश. यहाँ भी डिवाइड कर दो बाई dt डैश बोथ इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, dy डैश बाई dt डैश स्क्वायर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई dt डैश से भाग दे दिया आपने तो 1 प्लस v बाई सी स्क्वायर dx डैश बाई dt डैश. अब dy बाई dt की वैल्यू मैंने मिटा दिया, लेकिन आप यहाँ लिखा हुआ है, चेक कर सकते हो. dy बाई dt is uy, the y component of u. dy dash by dt dash is uy dash square root 1 minus v square by c square whole divided by 1 plus v ux dash v dx dash by dt dash v by c square ux dx dash by dt dash ux dash. तो ये एक्सप्रेशन हो गया y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी u डैश और v के बीच का यह संबंध होगा. ux के संबंध ये हो गया और ui का संबंध ये हो गया. आप नोटिस कर सकते हो डिनोमिनेटर में कोई परिवर्तन नहीं आता है. v ux डैश बाई सी स्क्वायर
Here in the case of uy we also get v ux dash by c square, लेकिन न्यूमरेटर बदल जाता है। ऐसे ही यहाँ dz बाई dt करो, dz बाई dt करो तो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कि आपने y के लिए किया हुआ है, dz के लिए भी उसी तरह का एक्सप्रेशन प्राप्त हो जाएगा। uz इट इज इक्वल टू, हम डिटेल नहीं कर रहे हैं, जैसे आपने dx बाई dt किया था ux के लिए किया, uy के लिए किया, वैसे ही dz बाई dt के लिए कर सकते हो। एक्सप्रेशन आ जाएगा uz डैश, और वहां भी ये कटेगा नहीं, इट इज dz इज इक्वल टू dz डैश, तो कटेगा नहीं, तो uz डैश ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई, और मैंने कहा डिनोमिनेटर बदलेगा नहीं, जो डिनोमिनेटर यही है वही डिनोमिनेटर यहाँ भी है, तो 1 प्लस वी यू एक्स डैश divided by c square. So these are the three equations, transformation equations, relativistic addition of velocities equation, which will be obtained for the x component in between u, u dash and v, for y component in between u, u dash and v, and for z component in between u, u dash and v. तो ये एक्सप्रेशन प्राप्त होगी। चूंकि ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही चल रहा है, जिस जिधर चल रहा है उसको ही एक्स एक्सिस हमने मान लिया, तो वाई के एक्सप्रेशन और जेड के एक्सप्रेशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, वहाँ कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसलिए हम इनकी सहायता से एक जनरल इक्वेशन फॉर यू लिख सकते हैं, यू इज इक्वल टू यू डैश प्लस वी डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी यू डैश डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। मुझे पुनः एक्सप्लेन कर लेने दो तो चीज स्पष्ट हो जाएगा। इन तीनों से मैं कैसे ये लिख ले रहा हूं, सिंस इट इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस सोनली, केवल एक्स एक्सिस के लॉन्ग चल रहा है, इसलिए वाई कंपोनेंट में कोई परिवर्तन नहीं, जेड कंपोनेंट में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, केवल एक्स कंपोनेंट में जो परिवर्तन है वही मीनिंगफुल होगी। तो हमने एक्स कंपोनेंट को हटा करके u इज इक्वल टू यू डैश प्लस वी डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी यू डैश बाई सी स्क्वायर लिख लिया। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन u, u डैश एंड v। ये संबंध इस तरह का हमको प्राप्त हो जाएगा। ये देखा जाए कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में इसकी स्थिति क्या बनती है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में v इज वेरी वेरी लेस देन c, एंड व्हेन v इज वेरी वेरी लेस देन c तो ये निगलेक्ट किया जा सकता है, केवल 1 रह जाएगा डिनोमिनेटर में, ux इज इक्वल टू यू एक्स डैश प्लस वी। ऐसा लगता है दो मोटरसाइकिल जो हैं दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसलिए दोनों की वेलोसिटी ऐड हो गई। तो these get converted into the classical relativistic addition formulation जब हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का केस कंसीडर करते हैं when v is very very less than c। ये इक्वेशंस तो तब हमको प्राप्त हुए जब हम इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से you can proceed with the लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, और लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से यदि यूज करोगे तो देखो यहाँ आ जाएगा यू एक्स की जगह पर यू एक्स डैश, दिस इज इक्वल टू यू एक्स माइनस वी डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी यू एक्स डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। इनवर्स से करेंगे तो प्लस साइन आएगा, प्लस साइन आएगा, प्लस साइन आएगा। जब लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से प्रयोग करोगे तो माइनस साइन आएगा। आपको याद होगा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ही स्टार्ट किया था, एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस बी टी। तो जब लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से करोगे तो माइनस आएगा, जब इनवर्स से करोगे तो प्लस आएगा। दिस इज द डिफरेंस यू आई डैश इट इज इक्वल टू यू आई स्क्वायर रूट
1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर अपरिवर्तित रहेगा 1 माइनस बी यू एक्स डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, और यहां पर फिर आ जाएगा यू जेड डैश इट इज इक्वल टू यू जेड स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी यू एक्स डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। डिनोमिनेटर अनचेंज्ड रहेगा। न्यूमरेटर में यस डैश के पैरामीटर को यस से न अभी रिलेट करोगे तो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से यदि स्टार्ट करें तो आपको ये तीन इक्वेशंस प्राप्त होंगे। इनवर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से आपने स्टार्ट किया था तो फिर 1 2 3 इक्वेशन प्राप्त हुए थे। अब हमने मान लिया कि यह केवल एक्स एक्सिस के लॉन्ग चल रहा है, तो जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन जैसे आपने लिखा है वैसे यहां भी लिख सकते हो u डैश इट इज इक्वल टू u माइनस v डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी यू बाई एक्स स्क्वायर। ये जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन हो गया जबकि केवल एक्स एक्सिस के लॉन्ग चल रहा है। और इसको भी यदि ट्रांसफॉर्म करें व्हेन v इज वेरी वेरी लेस देन c तो u डैश प्लस v आ जाता है, जैसे लगता है दो व्हीकल अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। यहां भी यदि करें v इज वेरी वेरी लेस देन 1 माइनस वी यू बाई सी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कहां से लिख गया, v इज वेरी वेरी लेस देन यदि c करें तो ये कैन बी निग्लेक्टेड, यू गेट u डैश इज इक्वल टू u माइनस v, जैसे लगता है दो व्हीकल एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो। सो दीज आर द इक्वेशंस व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटीज। आपके लिए स्वतंत्रता है, चाहे इनवर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से प्रोसीड करो या लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से प्रोसीड करो। एक का इक्वेशन मिल जाता है तो उसी के आधार पर दूसरे के इक्वेशन को भी लिखा जा सकता है। और यदि वस्तु सोलली एक्स एक्सिस के लॉन्ग चल रहा हो तो इस जनरलाइज्ड इक्वेशन का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए तीन पैरामीटर आपके पास हैं, u, u डैश v, u डैश v, इसमें भी u डैश u एंड v, इन तीन में से कोई दो ज्ञात होगा, तीसरा निकालना होगा। तो किस इक्वेशन का प्रयोग करना है, कौन सा निकालना है, उसके अनुसार चाहे इस इक्वेशन का प्रयोग करो चाहे इस इक्वेशन का प्रयोग करो, दो के वैल्यू दी रहेंगी, तीसरे के वैल्यू ऑटोमेटिकली निकल आएगी इन मैथमेटिकल इक्वेशंस का प्रयोग करते हुए। तो इनका यूज करिए और इसकी सहायता से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करिए और मुझे लगता है कि आप सक्षम हो पाएंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के भी उत्तर आप निकाल सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।